हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एग्रीगेट्स के बारे में। जी हाँ, आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज एग्रीगेट्स एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एग्रीगेट क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं दे दूं एग्रीगेट्स का। तो एग्रीगेट आर इंसर्ट मटेरियल मिक्स्ड विद ए बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट लाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार और कंक्रीट। यानी जो एग्रीगेट होते हैं वो बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिक्स किए जाते हैं मोर्टार या कंक्रीट बनाने के लिए। और एग्रीगेट कितने प्रकार के होते हैं? फाइन एग्रीगेट और कोरस एग्रीगेट, यानी कि महीन एग्रीगेट और थोड़े मोटे एग्रीगेट। अब तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फाइन एग्रीगेट्स की। तो फाइन एग्रीगेट्स क्या होते हैं? पार्टिकल ऑफ फाइन एग्रीगेट पास थ्रू 4.75 mm mesh and are entirely retain on 0.15 mm mesh। यानी जो फाइन पार्टिकल्स फाइन एग्रीगेट्स होते हैं वो 4.7 mm की जो मैश होती है उसमें से पास हो जाते हैं और 0.15 mm की जो मैश होती है उसमें रुक जाते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइन एग्रीगेट्स आर, यानी मोस्ट कॉमनली जो फाइन एग्रीगेट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से? सैंड, स्टोन डस्ट, ऐश या टिंडर एंड सुर्खी। ये जो चार तरह के फाइन एग्रीगेट्स हैं मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। चलिए आप जान लेते हैं इन चार तरह के एग्रीगेट्स को कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैंड की। तो सैंड क्या होती है दोस्तों? सैंड इज ए लूज ग्रेनुलर मटेरियल ब्लैंकेटिंग द बीचेस, रिवर बेड्स एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो सैंड होती है वो ग्रेनुलर मटेरियल्स होती है, लूज ग्रेनुलर मटेरियल होती है जो बीचेस, रिवर बेड्स मतलब समुद्र किनारे, रिवर के किनारे या डेजर्ट्स के अंदर फैली हुई होती है। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मटेरियल दैट वरी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, सैंड्स कम इन एन एरी ऑफ कलर इंक्लूडिंग वाइट, ब्लैक, ग्रीन एंड इवन पिंक। यानी कंपोजिशन जो अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग लोकेशंस की जो है सैंड के कलर को अंदर इंक्लूड होती है, तो ये अलग अलग रंग में पाई जाती है। वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग कंपोजिशन कंपोज्ड मटेरियल से बनती है, तो ये अलग अलग रंग की पाई जाती है। Sand is a granular material composed of finely divided rock and mineral particles. It is defined by size being finer than the gravels and coarser than the silt। दोस्तों ये जो होती है ना सैंड, जो होती है ग्रेनुलर मटेरियल होता है, रॉक एंड अदर मटेरियल के पार्टिकल से बनता है, और ये जिसकी साइज जो होते हैं वो फाइनर होते हैं ग्रेवल से और थोड़े से खुरदरे होते हैं सिल्ट से। तो दोस्तों ये होती है हमारी सैंड। अब बात करते हैं स्टोन डस्ट की। तो स्टोन डस्ट है दोस्तों, इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग स्टोन ऑफ क्वेरीज रॉक्स टू द पार्टिकल साइज ऑफ सैंड। यानी जो स्टोन डस्ट होती है दोस्तों वो स्टोन को क्रश करने से बनती है, उनको सैंड के पार्टिकल तक क्रश किया जाता है तब ये स्टोन डस्ट जो है बनती है। जो ये स्टोन सैंड ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग ए गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन इज एन एक्सीलेंट फाइन एग्रीगेट। यानी जो अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टोन को क्रश करने से जो सैंड बनती है जिसे हम स्टोन डस्ट बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी फाइन एग्रीगेट होती है। बाय यूजिंग स्टोन क्रश ऑफ द सेम स्टोन ए मोर्टार मैचिंग द कलर ऑफ स्टोन मेसनरी कैन बी इजिली ऑब्टेन। अगर आप सेम स्टोन को, सेम कलर के स्टोन को आप क्रश करेंगे तो कलर जो मैचिंग का जो मोर्टार है वो आपको बड़ी आसानी से। अब तीसरा आता है ऐश और टिंडर। दीज आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइन नोडुल्स फ्रॉम स्टीम locomotives or furnaces and all the finely grounded with the lime to have cheap yet stronger mortar known as black mortar। दोस्तों ये जो होती है ना ऐश या टिंडर, जो होती है राख होती है एक तरह की, जो आपको किसी भी फर्नेस या उसके जलने से या उसके अंदर जो भी मटेरियल जलता है उनको का जो लास्ट में बचा हुआ होता है ना वो होती है ये राख, वो होती है ऐश। और जो ये जिसके साथ मिलके मोर्टार बनाती है बाइंडिंग एजेंट का, उसको बोलते हैं ब्लैक मोर्टार, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोर्टार होता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम अनबर्न्ड और पार्शियली बर्न्ट कोल। ये अनबर्न्ड और पार्शियली बर्न्ट कोल से नहीं बनती, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जले हुए कोल और या जो मटेरियल होता है उससे बनती है। यानी कुल मिला के जो ऐश होती है वो होती है राख। अब आते हैं सुर्खी।
फाइन चौथी जो है सुर्खी है हमारी। तो फाइन एग्रीगेट ऑब्टेन बाय द ब्रेकिंग बर्न्ड ब्रिक्स टू पाउडर फॉर्म इज नोन एट सुर्खी। लोकली हम इसको सुर्खी बोलते हैं। ये क्या होती हैं, जो ईंटें होती हैं ना, जो ओवर बर्न्ट ईंटें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा बर्न्ट ईंटें होती हैं, उनको पीसने से जो बनती है वो होती है ये सुर्खी। द ब्रिक यूज फ्रॉम मेकिंग सुर्खी शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, फ्री फ्रॉम अनबर्न पार्टिकल, सोल्यूबल साल्ट एंड एडहेरेंट कोटिंग ऑफ क्ले। जो सुर्खी बनाने के लिए जो ईंटें यूज होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम अनबर्न पार्टिकल, बिना जले हुए कोई पार्टिकल ना हो उसके अंदर, सोल्यूबल साल्ट ना हो, और एडहेरेंट कोटिंग, क्ले की एडहेरेंट कोटिंग भी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो वो होती है दोस्तों सुर्खी। यानी सुर्खी क्या होती है? सुर्खी जो होती है वो ईंटों, जो ओवरबर्न्ट ईंट होती हैं, बिल्कुल जली हुई ईंटें होती हैं, उनको पीसने से जो पाउडर बनता है वो होता है सुर्खी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों जानते हैं टेस्ट फॉर सैंड, यानी सैंड के जो हम टेस्ट साइट पे कर सकते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ सैंड फॉर बीइंग यूज्ड इन द मोटर और कंक्रीट, द फॉलोइंग फील्ड टेस्ट में बी परफॉर्म ऑन इट। यानी कि आप अगर टेस्ट जो सुटेबल सैंड है या नहीं है उसके अगर जो फील्ड में टेस्ट करना चाहिए तो वो आपको नॉर्मली ये 4 टेस्ट आपको करने होते हैं। रब ए लिटिल सैंड बिटवीन द 2 फिंगर्स, स्टेन लेफ्ट ऑन द फिंगर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल क्ले एंड इम्प्योरिटीज। यानी आप सैंड को हाथ में उठाएंगे और उसको थोड़ी देर रगड़ेंगे, तो अगर आपके हाथ पे कुछ लगा हुआ रह जाता है तो वो अनडिजायरेबल क्ले या इम्प्योरिटीज होती है, वो नहीं लगनी चाहिए। वो सैंड जो होती है आपकी बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। टेस्ट ऑफ सैंड शैल बी प्रोवाइड ए सुटेबल चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ साल्ट। यानी कि आप सैंड को टेस्ट करके भी उसकी प्योरिटीज के बारे में जान सकते हैं कि ये कितनी प्योर है, क्योंकि जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको इसके अंदर कितना साल्ट है वो आपको लगेगा कि मतलब नमकीन टेस्ट आएगा तो सैंड अच्छी क्वालिटी की नहीं है, अगर नमकीन टेस्ट नहीं आ रहा तो अच्छी क्वालिटी है। स्टीर द सैंपल ऑफ सैंड इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड अलो टू रेस्ट, amount of clay or silt present in it would be settle on the sand। अब ये होता है सिल्ट टेस्ट दोस्तों। इसके अंदर क्या करते हैं, अच्छी तरह सैंड को एक ग्लास में या एक जार में लेते हैं, उसको अच्छी तरह हिला के मिक्स कर देते हैं पानी में और उसको रख देते हैं। थोड़ी देर में क्या होगा, जो सैंड होती है वो नीचे बैठ जाएगी और सिल्ट उसके ऊपर आ जाएगी, तो उससे भी आप जो सैंड की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब चौथा नंबर है स्टीर द सैंपल ऑफ सैंड इन 3% solution of caustic soda NaOH and keep the bottle corked for 24 hours. If the color of liquid turn brown, then the presence of organic material is indicated। आप एक सैंपल लेके उसके अंदर 3% सोल्यूशन कास्टिक सोडा भी डाल देंगे और उसको बोतल को 24 घंटे के लिए कॉर्क करके रख देंगे, बंद करके रख देंगे, तो उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा और वो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को जो है उसको दर्शाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेट करेगा कि सैंड के अंदर कितने ऑर्गेनिक मैटर है। तो दोस्तों ये 4 छोटे छोटे टेस्ट हैं जिनको आप साइट पे करके सैंड के बारे में पता कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले अपना जो दूसरा पार्ट है वो आ जाता है, वो है कोरस एग्रीगेट। जी हाँ, एग्रीगेट का दूसरा पार्ट है कोरस एग्रीगेट। और कोरस एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट हैव पार्टिकल साइज बिगर देन 4.75 mm and smaller than 75 mm are called कोरस एग्रीगेट। यानी कोरस एग्रीगेट क्या है? सेम फाइन एग्रीगेट से अपोजिट है। ये 4.75 mm से बड़े होते हैं और 75 mm से छोटे होते हैं, वो होते हैं कोरस एग्रीगेट। इनके पार्टिकल का साइज होता है 4.75 mm से बड़ा और 75 mm से छोटा, वो होते हैं कोरस एग्रीगेट। कॉमनली यूज कोरस एग्रीगेट आर, कॉमनली जो आमतौर पे यूज होते हैं कोरस एग्रीगेट कौन से? ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल्स, ब्रोकन ब्रिक्स और क्लिंकर। तो ये 4 तरह के जो होते हैं कॉमनली यूज्ड कोरस एग्रीगेट होते हैं। चलिए तो जान लेते हैं क्या क्या होते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहला आता है ब्रोकन स्टोन। स्टोन दैट आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल मटेरियल कंस्ट्रक्ट ब्रोकन द स्क्रीन टू फ्रॉम कोरस एग्रीगेट फॉर यूज ऑन कंक्रीट। Stone aggregate should be washed before used। और granite, sandstone और close grained limestone are well suitable for the purpose। तो दोस्तों जो ब्रोकन स्टोन
क्या होते हैं, जो स्टोन होते हैं उन्हें जिनके अंदर अनडिजायरेबल मटेरियल नहीं होता है उनको क्रश किया जाता है और उनको कोरस एग्रीगेट में बदला जाता है, बड़े बड़े स्टोन को, जो कि कंक्रीट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये स्टोन एग्रीगेट शुड बी वॉश्ड फ्रॉम बिफोर यूज, इनको अच्छी तरह यूज करने से पहले अच्छी तरह धोया जाता है। और ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्लोज ग्रेन्ड लाइमस्टोन, ये जो होते हैं ये बहुत ही वेल सुटेबल होते हैं इस पर्पज के लिए कि आप इनको कंक्रीट में यूज कर सकें। दूसरा आता है दोस्तों ग्रेवल्स और सिंगल्स। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम रिवर बेड्स एंड सी शोर्स। ये दोस्तों ग्रेवल्स आप समझ ही गए होंगे, जो होते हैं हम लोग बोलते थे शिव जी के पत्थर वो होते हैं ग्रेवल, जो आपको मिलते हैं रिवर बेड्स और सी शोर्स के पास, मतलब रिवर नदियों में, पहाड़ों में, नदियों में मिलते हैं और समुद्र के किनारों पे मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे गोल गोल पत्थर बन जाते हैं पानी के कटाव से। बीइंग हार्ड एंड ड्यूरेबल, दीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। ये बहुत हार्ड होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, इसीलिए ये कंक्रीट के प्रिपरेशन में भी बहुत यूज होते हैं। क्ले एंड साल्ट आर कॉमनली इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेवल दैट टेकन फ्रॉम सी शोर। अगर जो आप समुद्र से ग्रेवल्स निकालेंगे, सी शोर्स निकालेंगे, तो उसके अंदर क्ले और सॉल्ट जो होते हैं वो कॉमनली इम्प्योरिटीज होती हैं, जो ज़्यादा आपके कारगर कामयाब नहीं है। दीज इम्प्योरिटीज शुड बी रिमूव बाय वॉशिंग फ्रॉम बिफोर यूज। इन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए आप इनको ना यूज करने से पहले एक बार वॉश कर लीजिए, तो ये इम्प्योरिटीज दूर हो जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों ब्रोकन ब्रिक्स। ब्रोकन ब्रिक्स क्या होती हैं दोस्तों? ब्रोकन ब्रिक्स आर यूज्ड एट कोरस एग्रीगेट व्हेन एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल स्टेज आर आइदर नॉट अवेलेबल और एक्सपेंसिव। दोस्तों ब्रोकन ब्रिक्स से बनने वाले जो कोरस एग्रीगेट है वो कब यूज होते हैं? जब नेचुरल सोर्स अवेलेबल ना हो और आपका जो अवेलेबल है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट कैन बी यूज्ड एट प्लेस वेयर लोअर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ कम स्ट्रेंथ की जरूरत है, जैसे पीसीसी वगैरह में आप इनको यूज कर सकते हैं। द एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड शुड नॉट बी एब्जॉर्ब 25% ऑफ वाटर बाय वेट व्हेन इमर्स इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स। दोस्तों ये जो एग्रीगेट होते हैं ना, ये फ्री फ्रॉम डस्ट होनी चाहिए, नहीं डस्ट इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, और 25% से ज़्यादा पानी ये एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए जब ये ठंडे पानी के अंदर इनको 24 घंटे तक डुबोया जाए। 25% किसका? अपने वेट का। तो वो अगर इस टाइप का एग्रीगेट है तो वो आपका पास है, अगर इस टाइप का नहीं है तो वो फेल है। द एग्रीगेट शुड बी सैचुरेटेड विद वाटर बिफोर यूजिंग इट इन प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट। जो एग्रीगेट है उसको पानी में भिगो के रखा जाता है कंक्रीट के प्रिपरेशन से पहले, यानी कंक्रीट को बनाने से पहले जो एग्रीगेट है उसको पानी के साथ सैचुरेटेड करना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली जो ब्रोकन ब्रिक्स से जो एग्रीगेट बनते हैं, यानी ब्रिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के जो एग्रीगेट बनाया जाता है, रिक्वायर्ड साइज जो एग्रीगेट के लिए उसको तोड़ के, ब्रिक्स को तोड़ के बनाया जाता है, वो होते हैं ब्रोकन ब्रिक्स एग्रीगेट। अब दोस्तों आते हैं क्लिंकर के ऊपर। क्लिंकर क्या होता है? क्लिंकर इज द इनकम्बस्टेबल रेजिड्यू फ्यूज्ड इनटू ए इरेगुलर लंप्स। क्लिंकर दोस्तों क्या होता है? इनकम्बस्टेबल रेजिड्यू फ्यूज्ड इनटू ए इरेगुलर लंप्स। दे कंस्टिट्यूट ए चीप एंड लाइट मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर कंक्रीट ब्लॉक्स और स्लैब पार्टीशंस नॉट कैरी एनी लोड। दोस्तों क्लिंकर्स जो होते हैं ये चीप एंड लाइट मटेरियल्स होता है, और ये अध जले हुए जो होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनके इरेगुलर लंप से जो ढेर होता है उनसे बनते हैं। और ये बेसिकली जो इनसे मटेरियल बनाया जाता है, इनसे जो कंक्रीट बनाई जाती है, वो सिर्फ पार्टीशंस के काम आती है, वो कोई लोड कैरिंग का काम नहीं करती है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव सल्फर इज देम दे कोरेड स्टील शो शुड नॉट बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क। इनके अंदर सल्फर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो स्टील को गड़ा देती है, यानी उसको जंग लगा दी, उसको खराब कर दी। सो ये जो आरसीसी वर्क के लिए ये जो क्लिंकर्स हैं वो यूज़ नहीं किए जा सकते। ये सिर्फ कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ आपके पीसीसी करनी है या कोई पार्टीशन वैसे डालना है, तो ये क्लिंकर यूज़ किए जा सकते हैं जिसमें स्टील ना हो ऐसे पार्टीशंस में। अब दोस्तों आते हैं हार्मफुल मटेरियल्स क्या होते हैं। हार्मफुल मटेरियल्स एग्रीगेट के अंदर क्या क्या होता है? एग्रीगेट के लिए हार्म जो होता है उसके अंदर जो उसको हार्मफुल बनाती है वो क्या क्या चीज़ है?
Aggregate should not contain any harmful material like clay, organic impurities, alkalis, iron, pyrite, shells, coils, mica, soft laminate, and seashell etc. in such qualities as to impart the strength and the durability of concrete. दोस्तों जो एग्रीगेट होता है उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, जैसे क्ले, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, एल्कलीज, शी शेल्स, कोयल्स, मिका, साल्ट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो ये जो है आपकी कंक्रीट की क्वालिटी को ख़राब कर देगी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर असर डालेगी। इन केस ऑफ आरसीसी द एग्रीगेट शुड नॉट कंटेन सच मैटर दैट में अटैक द रेनफोर्समेंट। अगर in case of RC, the aggregate should not contain such matter that may attack the reinforcement. अगर RCC के अंदर ये सारी चीज़ें aggregate should not have contain such matter that they may attack the reinforcement, अगर ये चीज़ें होगी तो ये जो है ये आपके जो सरिया है reinforcement है उसको अटैक करेगी। Also the aggregate should not be chemically reactive with cement. aggregate जो है वो सीमेंट के साथ chemical reactive भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो एग्रीगेट के अंदर कोई भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज ना हो, वो केमिकल रिएक्ट ना करे सीमेंट के साथ, ऐसा एग्रीगेट जो होता है वो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन होता है, यानी गुड फॉर कंक्रीट होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा आज की ये जो वीडियो है वो कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय।